हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो ये वीडियो नंबर 3 होने वाली है। अगर आपने वीडियो नंबर 1 या 2 नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो की लिंक दे रखी है। आप वहाँ से जाकर उन वीडियो को वॉच कर सकते हो। ये सारे जितने भी मैं पीबीटी क्वेश्चंस आपको ला रहा हूँ ये सारे ही एनसीईआरटी से छटे हुए क्वेश्चन है, इसलिए ये सारे ही पीबीटी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होने वाले हैं। अगर आप क्लास 10th या 12th में हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 10th 12th का इंपॉर्टेंट्स मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ इंपॉर्टेंट्स वीडियो वो आपको तुरंत देखने को मिले। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो नंबर 3 है। चलो सबसे पहले बात करेंगे जो रेडियो सक्रिय कार्बन की। जो रेडियो सक्रिय कार्बन होता है वो क्या होता है, इसकी हम बात करते हैं। बताया जाता है जो पुरातत्व अवशेषों होते हैं अथवा जो फॉसिल्स की आयु निर्धारित करने के लिए जो रेडियो सक्रिय कार्बन होते हैं उनका उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। C14 कहा जाता है ना, कहा जाता है जो पुरातत्व अवशेष होते हैं अथवा जो फॉसिल्स की आयु को निर्धारित पुरातत्व अवशेषों को और फॉसिल्स की आयु को निर्धारित करने के लिए जो रेडियो सक्रिय कार्बन का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। रेडियो सक्रिय कार्बन का उपयोग सबसे अधिक किसके लिए किया जाता है? पुरातत्व अवशेषों के लिए। जो पुरातत्व अवशेष होते हैं पुरातत्व अवशेषों को लिए और फॉसिल्स की आयु को निर्धारित करने के लिए किनका यूज करते हैं? रेडियो सक्रिय कार्बन। बोले तो C14 का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। ठीक है, अब हीरा की बात करेंगे। जो डायमंड्स होता है हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। जो हीरा का क्या अपवर्तनांक जो होता है अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे अधिक होता है, और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह अत्यधिक चमकीला होता है। किसके कारण ये चमकीला होता है? क्योंकि इसमें पूरी तरह से क्या होता है? आंतरिक परावर्तन होता है। आंतरिक परावर्तन के कारण ये क्या होता है? अत्यधिक चमकीला होता है। क्या? हीरा। तो हीरा में क्या होता है? अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। किस में होता है अपवर्तनांक सबसे अधिक? हीरा में होता है। जो डायमंड्स होता है हीरा होता है, तो हीरा में अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्यों होता है? और ये चमकीला क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? पूरी तरीके से आंतरिक परावर्तन होता है। इसमें पूरी तरीके से क्या होता है? आंतरिक परावर्तन होता है। किसमें? हीरा। तो हीरे की बात करें, हीरे में सबसे अधिक क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। हीरा जो होता है, हीरा डायमंड्स की बात कर रहे हैं तो डायमंड से सबसे अधिक क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। और ये चमकीला क्यों होता है? क्योंकि इसमें से पूरी तरह से पूर्ण क्या होता है? आंतरिक परावर्तन होता है। इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसके कारण ये अत्यधिक क्या होता है? चमकीला दिखाई देता है। किसकी? डायमंड्स की बात कर रहे हैं। डायमंड्स में क्या होता है? अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और इसमें पूर्णतः आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण जो हीरा होता है वो सबसे अधिक चमकीला होता है। और जो वायुमंडल होता है, अब वायुमंडल की हम बात करें तो वायुमंडलीय जो मुक्त नाइट्रोजन होती है, वायुमंडलीय जो मुक्त फ्री नाइट्रोजन होती है, इसको नाइट्रेट में परिवर्तित करने की जो क्रिया होती है उसे हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। कहा जाता है जो एटमॉस्फेयर होती है, तो एटमॉस्फेयर वायुमंडल जो होता है उसमें जो मुक्त नाइट्रोजन होती है, कैसी? फ्री नाइट्रोजन होती है, इसको नाइट्रेट में परिवर्तन करने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं, इसको नाइट्रेट में परिवर्तन करने के लिए जो प्रोसेस जो क्रियाएं की जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती हैं। वो जो क्रियाएं क्या कहलाती हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्यों कहलाती हैं? क्योंकि उसमें जो वायुमंडल जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें जो फ्री नाइट्रोजन होता है उसे हम नाइट्रेट में परिवर्तन कर देते हैं। किस में करते हैं? नाइट्रेट में परिवर्तन करते हैं। तो नाइट्रेट में जो परिवर्तन करने वाली क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। और जो मरकरी के मिश्रण धातु को अमलगम कहलाता है। जो मरकरी होता है, मरकरी, इसके जो मिश्रण मेटल्स होते हैं, इसके जो मिश्रण धातु होती हैं, इसके मिश्रण धातु को क्या कहा जाता है? अमलगम कहा जाता है। तो मरकरी के जो मिश्रण धातु को अमलगम कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं?
अमलगम कहलाती हैं, अमलगम कहलाती हैं। तो अमलगम किसे कहा जाता है? जो मरकरी के मिश्रण धातु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मरकरी के मिश्रण धातु को अमलगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अमलगम कहलाती हैं। तो जो अमलगम होता है ये मरकरी के मिश्रण धातु को कहा जाता है। तो मरकरी के मिश्रण धातु को क्या कहा जाता है? अमलगम कहा जाता है। और जो आपका आयरन हुआ, प्लेटिनम हुआ तथा जो टंगस्टन हुआ, ये अमलगम नहीं है। क्या नहीं है? ये अमलगम नहीं होती हैं। लेकिन जो मरकरी के मिश्रण होते हैं, उन जो धातुएं होती हैं उन्हें हम अमलगम कहा जाता है। लेकिन जो आयरन हुआ और प्लेटिनम हुआ और टंगस्टन हुआ, ये क्या नहीं है? ये अमलगम नहीं होते हैं, ये अमलगम नहीं बनाते हैं। ठीक है, आयरन अमलगम नहीं बनाएगा, प्लेटिनम अमलगम नहीं बनाता है और जो टंगस्टन होता है ये अमलगम नहीं बनाते हैं। लेकिन मरकरी के मिश्रण धातु से अमलगम कहलाते हैं। और जो सबसे प्रबल अपचायक, जो सबसे प्रबल अपचायक होता है वो लिथियम होता है। क्या होता है? लिथियम होता है। सबसे प्रबल अपचायक क्या होता है? लिथियम होता है। तो सबसे जो प्रबल अपचायक होता है, सबसे प्रबल जो अपचायक होता है वो क्या होता है? सबसे प्रबल अपचायक लिथियम होता है। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि मैंने अभी शायद बोर्ड एग्जाम्स में इसकी चर्चा देखी है कि सबसे प्रबल अपचायक क्या होता है, तो वो लिथियम होता है। जो सबसे अपचायक जो होता है मेटल्स में कहा जाए तो लिथियम सबसे क्या होता है? लिथियम सबसे प्रबल अपचायक होता है। और जो ठोस कार्बन जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे हम शुष्क बर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ किसकी बनी होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की बनी होती है। तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसको हम शुष्क बर्फ कहलाती है। क्या कहलाती है? जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाती है। क्या कहलाती है? शुष्क बर्फ कहलाती है। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसे हम क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहलाती है। जो आपकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसे हम शुष्क बर्फ कहलाती है। और केवल जो हाइड्रोजन होता है, किसकी बात कर रहा हूँ? केवल जो हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व होता है, एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके सभी समस्थानिकों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। कहा जाता है केवल एक हाइड्रोजन होता है, ये एक ऐसा एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन होता है वो एक ऐसा एलिमेंट, ऐसा तत्व होता है जिसके सभी समस्थानिकों को क्या अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे प्रोटियम हुआ, ट्यूटेरियम हुआ और ट्राइटियम हुआ, ये सब क्या है? ये कार्बन के एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं। तो ये हाइड्रोजन जो होता है, किसकी बात कर रहा हूँ? हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ। तो केवल हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट्स होता है, हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व होता है, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट्स होता है जिसके सभी समस्थानिकों को अलग अलग नाम दिए जाते हैं हाइड्रोजन के। जैसे कि हाइड्रोजन के कौन कौन से हुए? प्रोटियम हुआ, ड्यूटेरियम हुआ, ट्राइटियम हुआ, ये सब हाइड्रोजन के तत्वों के अलग अलग समस्थानिकों हैंगे। कौन से? प्लेटिनियम, ट्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, ये क्या हैं? आपके समस्थानिक हैं किसके? हाइड्रोजन एलिमेंट्स के। और जो आपका एल्केनो होता है, एल्केनो के तापीय विखंडन को क्रैकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जो एल्केनो के तापीय विखंडन को क्रैकिंग कहा जाता है। तो क्रैकिंग किसे कहा जाता है? जो एल्केनो होते हैं, एल्केनो के जो तापीय विखंडन होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? क्रैकिंग कहते हैं। क्या कहा जाता है? इन्हें क्रैकिंग कहा जाता है। तो क्रैकिंग क्या होता है? जो क्रैकिंग की बात करें तो क्रैकिंग एक एल्केनो के तापीय विखंडन होता है। जो एल्केनो के तापीय विखंडन होता है उसे हम क्रैकिंग कहते हैं। तो क्रैकिंग क्या होता है? एक एल्केनो के तापीय विखंडन होता है। जो क्रैकिंग होता है वो एल्केनो के तापीय विखंडन को हम क्रैकिंग कहते हैं। और जो अल्फा कण होता है, अल्फा कण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है। जो अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो हीलियम्स नाभिक के, हीलियम्स न्यूक्लियस के एक समकक्ष होते हैं। जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा कण जो होते हैं वो हीलियम नाभिक के समकक्ष होते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ? अल्फा कण की, अल्फा पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ। तो अल्फा कण जो होते हैं वो हीलियम नाभिक के क्या होते हैं? समकक्ष होते हैं। जो अल्फा कण होते हैं वो हीलियम नाभिक के क्या होते हैं? समकक्ष होते हैं। और जो विद्युत का सबसे अच्छा शौचालय क्या होती है? चांदी होती है। इसका जिक्र मैंने बहुत बार कर चुका हूँ कि जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर किसे कहा जाता है? चांदी को कहा जाता है। तो चांदी जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी का एक सबसे अच्छा सुचालक गुड कंडक्टर होती है। और जो फॉस्फिन गैस जो होती है, फॉस्फिन गैस की बात करें तो फॉस्फिन गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में, जो फॉस्फिन गैस होता है इसका उपयोग हम समुद्री यात्रा में होम से सिग्नल देने में किया जाता है। जो
फॉस्फिन गैस होती है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहा जाए नेवी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें भी ऐसे प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे कि जो फॉस्फिन गैस होती है इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो जो फॉस्फिन गैस का उपयोग एक समुद्री यात्रा में हॉर्न्स सिग्नल जो होते हैं, कौन से हॉर्न्स सिग्नल, उन्हें देने के लिए किया जाता है। तो फॉस्फिन गैस का उपयोग हम कहाँ भी कर सकते हैं, समुद्री यात्रा में जो हॉर्न्स सिग्नल होते हैं, समुद्री यात्रा में हॉर्न्स सिग्नल देने के लिए किया जाता है, किसका, फॉस्फिन गैस का। तो फॉस्फिन गैस का उपयोग हम समुद्री यात्रा में हॉर्न्स सिग्नल देने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं, जो फॉस्फिन गैस जो होती है, फॉस्फिन गैस की बात करें तो फॉस्फिन गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में हॉर्न्स सिग्नल देने में किया जाता है। और जो रेडॉन गैस ये होती है ये तत्वों में सबसे भारी होती है, एलिमेंट्सों में क्या होती है, सबसे भारी गैस होती है, कौन सी, रेडॉन। तो रेडॉन गैसीय जो होती है वो तत्वों में सबसे भारी होती है। कैसी होती है, तत्वों में सबसे भारी गैस कौन सी होती है, रेडॉन होती है। और जो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, जो सोडियम होता है इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, पीले फॉस्फोरस को जल में रखा जाता है। और जो पीले फॉस्फोरस होता है उसे जल में रखा जाता है और सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। जो सोडियम होता है इसे हम कहाँ रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं। जो सोडियम होता है इसे कहाँ रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और जो पीले फॉस्फोरस होते हैं, जो पीले फॉस्फोरस होते हैं इसको हम जल में रखते हैं। तो पीले फॉस्फोरस को कहाँ रखा जाता है, जल में रखा जाता है। और सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम को कहाँ रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और पीले फॉस्फोरस को हम जल में रखते हैं। और जो कृत्रिम वर्षा के लिए कहा जाता है, जो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइन, किसकी बात कर रहे हैं, सिल्वर आयोडाइन को प्रयोग में लाया जाता है। तो सिल्वर आयोडाइन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कृत्रिम वर्षा के लिए। जो कृत्रिम वर्षा होती है, कृत्रिम वर्षा के उपयोग के लिए हम सिल्वर आयोडाइन का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, सिल्वर आयोडाइन का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, सिल्वर आयोडाइन का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम वर्षा जो होती है, किसकी बात कर रहे हैं हम, कृत्रिम वर्षा के लिए, जो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइन, किसकी बात कर रहे हैं, कृत्रिम वर्षा के लिए, किसकी बात कर रहे हैं, कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइन, किसकी बात कर रहे हैं, कृत्रिम वर्षा की। तो जो कृत्रिम वर्षा के लिए हम सिल्वर आयोडाइन का प्रयोग करते हैं, किसका सिल्वर आयोडाइन के प्रयोग में लाया जाता है। किसके, कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइन का प्रयोग में लाया जाता है। किसका, सिल्वर आयोडाइन का प्रयोग किसमें, कृत्रिम वर्षा के रूप में लाया जाता है। और जो शुद्ध किसकी, शुद्ध अग्निशमकों में रेत तथा बेकिंग सोडा भरा रहता है। जो शुद्ध अग्निशमक होते हैं, जो शुद्ध अग्निशमक होते हैं इसमें रेत और बेकिंग सोडा भरा रहता है। क्या भरा रहता है, रेत जो होती है वो और बेकिंग सोडा भरा रहता है। किसमें, शुद्ध अग्निशमकों में। जो शुद्ध अग्निशमकों होती हैं तो शुद्ध अग्निशमकों में रेत तथा बेकिंग सोडा भरा रहता है। रेत और बेकिंग सोडा भरा रहता है किसमें, शुद्ध अग्निशमकों में। तो जो शुद्ध अग्निशमकें होती हैं, जो शुद्ध अग्निशमकों में रेत और बेकिंग सोडा भरा रहता है। और जो अम्ल वर्षा होती है वो SO2 और NO2 गैसों के वायु में रहने के कारण होती है। और अम्ल वर्षा का जिक्र मैंने रसायन शास्त्र में भी किया है, शायद वीडियो नंबर 3rd या 4th हो सकती है, तो वहां से जाकर आप ये जो अम्ल वर्षा के कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं। ठीक है, किसकी, रसायन शास्त्र की प्लेलिस्ट की वीडियोस में आप देख लेना वीडियो नंबर 3rd या 4th होगी, उसमें मैंने अम्ल वर्षा को अच्छी डेफिनेशंस के रूप में समझाया। लेकिन अम्ल वर्षा जो होती है वो SO2 और NO2 गैस के वायु में रहने के कारण होती है। कौन सी, एसिडिक रेन, अम्ल वर्षा। और जो क्वार्ट्ज में सिलिकॉन और ऑक्सीजन दो तत्व होते हैं। जो क्वार्ट्ज होते हैं, क्वार्ट्ज में सिलिकॉन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स होते हैं। कौन से, सिलिकॉन मिलेगा और ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट्स कहाँ होते हैं, क्वार्ट्ज में। क्वार्ट्ज में जो क्वार्ट्ज होते हैं उसमें क्या होते हैं, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के दो एलिमेंट्स होते हैं। और जो आपका पोटेशियम नाइट्रेट को सेल्टपीटर कहा जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट को क्या कहा जाता है, सेल्टपीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल्टपीटर कहा जाता है। जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम नाइट्रेट को क्या कहा जाता है, सेल्टपीटर कहा जाता है। जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है इसे सेल्टपीटर भी कहा जाता है। और जो
किसकी बात कर रहा हूँ, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली जो हाइपोबिलियन, किसकी बात कर रहा हूँ, हाइपोबिलियन का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट होता है। जो फोटोग्राफी होती है, जो आप फोटो निकलवाते हो, इसमें प्रयुक्त होने वाली हाइपोबिलियन, क्या हाइपोबिलियन की बात कर रहा हूँ, तो हाइपोबिलियन में जो रासायनिक नाम होता है हाइपोबिलियन का, वो क्या होता है, सोडियम थायोसल्फेट होता है। तो सोडियम थायोसल्फेट किस में यूज होती हैं, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली जो हाइपोबिलियन होती हैं, जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली हाइपोबिलियन जो होती हैं, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली हाइपोबिलियन का रासायनिक नाम जो होता है वो सोडियम थायोसल्फेट होता है, सोडियम थायोसल्फेट होता है। क्या होता है, सोडियम थायोसल्फेट होता है। और जो ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है, जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट किसकी बात कर रहा हूँ, ग्रेफाइट की बात कर रहा हूँ, तो ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रेफाइट जो होती है, ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाते हैं। ऐसे आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि काला शीशा कैसे कहा जाता है, तो ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। और जो लेड संचालक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जो लेड संचालक बैटरी होती है, किसकी बात कर रहा हूँ, लेड संचालक बैटरी की बात कर रहा हूँ। तो लेड संचालक जो बैटरी होती हैं, इसमें क्या रहता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। कि इसमें लेड संचालक बैटरी जो होती हैं, लेड संचालक बैटरी में क्या होती हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। कैसा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है लेड संचालक बैटरियों में। और जो प्रयोगशाला में प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक यूरिया है, बताया जाता है, जो प्रयोगशाला जो होती है, जो प्रैक्टिकली जिसमें किया जाता है प्रैक्टिकल, इसमें जो प्रथम संश्लेषित किसका हुआ था, कार्बनिक यौगिक के यूरिया का हुआ था। किसका हुआ था, कार्बनिक यौगिक के यूरिया का हुआ था। जो प्रयोगशाला में प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक यूरिया है। और जो शुष्क बर्फ होती है, शुष्क बर्फ का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। जो शुष्क बर्फ होता है, शुष्क बर्फ का प्रयोग किसमें करते हैं हम, रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। तो रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त पूछ ले जाएगा, किसका प्रयोग किया जाता है, शुष्क बर्फ का प्रयोग किया जाता है। और जो सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है, बेकिंग सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेकिंग सोडा कहा जाता है। जो सोडियम कार्बोनेट्स जो होता है, ये केमिकल नेम है बेकिंग सोडा का। ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट्स होता है, या सोडियम कार्बोनेट्स को बेकिंग सोडा कहा जाता है। और आपका ये हेयर सेल्ट कहते हैं, ये आपका केमिकल फार्मूला जो है, इसे हेयर सेल्ट कहते हैं। और ये जो केमिकल फार्मूला है, इसे बाथ सेल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाल्ट सेल्ट कहा जाता है, ठीक है। और जो बीटा कण जो होते हैं आपके, वो इलेक्ट्रॉन्स के समकक्ष होते हैं। बीटा कण जो होते हैं वो किसके, इलेक्ट्रॉन्स के समकक्ष होते हैं। जो आपके बीटा पार्टिकल्स होते हैं, उसे हम इलेक्ट्रॉन्स के समकक्ष होते हैं। और जो केवल हाइड्रोजन परमाणु ही एक ऐसा परमाणु है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। किसके, इसके न्यूक्लियस में क्या नहीं होता, क्या नहीं होता, न्यूट्रॉन नहीं होता। केवल हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है, एक ऐसा आइटम है जिसमें ऐसा परमाणु है जिसके नाभिक, जिसके न्यूक्लियस में क्या नहीं होता, न्यूट्रॉन नहीं होता, जिसके न्यूक्लियस में क्या नहीं होता, न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा है, रेडियम, सक्रिय कार्बन पढ़े हैं, हीरा के बारे में, हीरा किस प्रकार अंतरिक्ष परावर्तन करता है, और जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होती है, अमलगम क्या होती हैं, और किसे हम अमलगम कहा जाते हैं, और लिथियम सबसे भारी अपचायक होती है, और शुष्क बर्फ क्या होती है, और क्रैकिंग के बारे में पढ़ा था, होम्स चांदी के बारे में पढ़ा था। और मिट्टी का तेल जो होता है, वो रेडियम, जो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, और पीले फॉस्फोरस को जल में रखा जाता है। और जो सिल्वर आयोडाइन की बात की, बेकिंग सोडा की बात की थी, पोटेशियम नाइट्रेट को क्या कहा जाता है, सेल्ट पीटर कहा जाता है, हाइपोबिलियन की बात की थी, काला शीशा की बात की थी। तो इन सब टॉपिक की आज हमने वीडियो नंबर 3, जो आज वीडियो नंबर 3 थी, इसमें हमने जिक्र की है। अगर आपने वीडियो नंबर 5 सेकंड नहीं देखी है, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो की लिंक दे रखी है, आप वहां से जाकर उन वीडियो को वॉच कर सकते हो। जितनी ही ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, उतनी ही इम्पोर्टेंस वो वीडियो होने वाली है, क्योंकि जितने भी मैं आपको ये पीबीटी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस किसके हैं, एनसीईआरटी से छांट के लाया हूँ। जितने भी क्वेश्चंस है, ये एनसीईआरटी की बुक से छटे हुए क्वेश्चन है। इसलिए जहाँ भी एनसीईआरटी का जिक्र होगा, जहाँ भी आपको इम्पोर्टेंट्स पीबीटी क्वेश्चंस का जिक्र होगा, वहाँ पर ये मेरे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।